अपनी बाइक से घर जा रहा था। शाम हो रही थी, सड़क पर हल्की भीड़ थी लेकिन कोई खास शोर नहीं था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी रास्ते में उसकी नजर रोड के साइड खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी कार खराब हो गई थी और वो अकेली खड़ी परेशान सी लग रही थी। रेस्टार ने बाइक रोकी, ज्यादा कुछ सोचे बिना बस इतना पूछा कि कोई दिक्कत है क्या। लड़की ने थोड़ा घबराते हुए बताया कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। रेस्टार को ज्यादा बातें करना नहीं आता था, न ही दिखावा, लेकिन मदद करना उसे आता था। उसने कार को ठीक से साइड में लगवाया और वहीं खड़े खड़े देखने लगा कि दिक्कत कहाँ हो सकती है। उसी दौरान लड़की ने हल्के से पूछा कि नाम क्या है। रेस्टार ने बस अपना नाम बताया। फिर उसने उससे नाम पूछा। लड़की ने कहा, प्रिया। बात बहुत ज्यादा नहीं हुई, बस 2-4 नॉर्मल बातें। प्रिया ने बताया कि वो अकेली है और थोड़ी घबरा गई थी। रेस्टार ने भी बस इतना कहा कि मैकेनिक को कॉल कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। दोनों वहीं खड़े रहे। माहौल अजीब नहीं था, बस एक सादगी थी, हल्की सी मुस्कान, बिना किसी मतलब के। कुछ भी खास नहीं, बस नॉर्मल बातचीत। थोड़ी देर में मैकेनिक आया, कार ठीक हो गई। प्रिया ने थैंक यू कहा और बात वहीं खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन अगले दिन रेस्टार के फोन पर प्रिया का कॉल आया, फिर कभी मैसेज, फिर दोबारा कॉल। धीरे धीरे रोज की बातें होने लगी। कोई बड़ी बातें नहीं, बस दिन कैसा गया, खाना खाया या नहीं, घर पहुंचे या नहीं। रेस्टार कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था दिल से बोलता था। वो नाटक नहीं करता था, न ही खुद को कुछ और दिखाता था। यही बात प्रिया को धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। वो अक्सर कहती थी कि तुम अलग हो, तुम दिखावा नहीं करते। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे के आदी हो गए। रेस्टर ने दिल लगा लिया पूरी ईमानदारी से। उसने छोटे छोटे सपने देखने शुरू कर दिए, बहुत बड़े नहीं, बस सच्चे और अपने। सब कुछ ठीक चल रहा था, बल्कि बहुत ठीक। फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। उस रात रेस्टार कहीं से घर लौट रहा था। रास्ते में एक होटल दिखा, थकान थी तो वो वहीं रुक गया। जैसे ही होटल के पास पहुंचा, उसकी नजर सामने पड़ी। प्रिया वहां खड़ी थी, उसके साथ कोई और लड़का था। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल। रेस्टार कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया, फिर धीरे धीरे पास गया और बस इतना पूछा कि ये सब क्या है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न शर्म। उल्टा उसके बोलने के तरीके में एटीट्यूड था। उसने साफ और कड़वे लहजे में कहा कि मेरा तुमसे मन भर गया है, मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। सच कहूँ तो मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, बस उस वक्त अच्छा लगा इसलिए बात करती रही। अब मेरी जिंदगी में कोई और है। रेस्टार कुछ बोल पाता, उससे पहले ही प्रिया ने और कहा कि ज्यादा ड्रामा मत करो, हर चीज हमेशा नहीं चलती। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। उसके शब्द सीधे दिल पर लगे। वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जो कहा गया वही काफी था। रेस्टार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद वो ज्यादातर अकेला रहने लगा। रातें भारी लगने लगी, नींद नहीं आती थी। दर्द से बचने के लिए वो गलत रास्तों पर चला गया, कभी सिगरेट, कभी दारू। खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन वक्त के साथ उसे एक बात समझ आई, गलती प्यार की नहीं थी, गलती इंसान की थी। आज रेस्टार अकेला है, लेकिन कमजोर नहीं। कुछ धोखे जिंदगी भर याद रहते हैं, लेकिन वही धोखे इंसान को अंदर से मजबूत भी बना देते हैं। एक छोटे से गांव में जहां सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे, उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। घर साधारण था, जिंदगी मेहनत से चलती थी, लेकिन दोनों खुश थे क्योंकि उनके घर एक बच्चे के आने वाला था। सीता हर दिन अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती थी और मोहन सपने देखता था कि उसका बच्चा इस गांव में इज्जत की जिंदगी जिएगा। लेकिन उस गांव की शांति सिर्फ एक दिखावा थी। उसी गांव में एक खूंखार गुंडा रहता था, रेड क्रिमिनल। जमीन लूटना, लोगों को डराना और ताकत दिखाना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन वह अपने आदमियों के साथ मोहन के घर के सामने आकर रुका। उसने जमीन के कागज मांगे। मोहन ने साफ मना कर दिया। बस वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। रेड क्रिमिनल ने घर के सामने ही मोहन को मार डाला। सीता चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर ने पूरे गांव को चुप करा दिया। उसी रात रेड क्रिमिनल ने सीता को गांव से निकाल दिया। एक औरत ने अपना घर खो दिया और एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, अपने पिता को। सीता टूटी हुई हालत में गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई। नया गांव, नए लोग, लेकिन दर्द वही था। कुछ महीने बीते। दर्द और डर के बीच सीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, बच्चे को सीने से लगाया और उसका नाम रखा रेस्टार। वही नाम जो अब उसके जीने की वजह बन गया। सीता ने रेस्टार को अकेले पाला, कभी खेतों में काम किया, कभी दूसरों के घर। खुद भूखी रही, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। सच उसने हमेशा छुपा कर रखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका अतीत उसके बेटे को भी न खा जाए। वक्त बीतता गया, रेस्टर बड़ा होने लगा। वह माँ की आंखों में छुपा दर्द समझने लगा। एक रात उसने सीता को टूट कर रोते हुए देखा। इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने सवाल किया। सीता अब और नहीं छुपा पाई। उसने अपने पति, अपने गांव और रेड क्रिमिनल का पूरा सच बता दिया। राइस्टार की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन दिल में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। कुछ दिनों बाद राइस्टार
बार उसी गांव की ओर लौट पड़ा जहां से सब कुछ छीना गया था। गांव में कदम रखते ही उसने देखा चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे। सड़क के बीचों बीच रेड क्रिमिनल अपने आदमियों के साथ खड़ा था, किसी को मार रहा था, किसी को धमका रहा था। राइस्टार वहीं रुक गया, भीड़ से अलग, बिल्कुल सामने। रेड क्रिमिनल की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा यह भी बाकी लोगों की तरह डर जाएगा। राइस्टार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक ठंडा सा सुकून था। रेड क्रिमिनल हंसा और बोला, आज बड़ा सीधे खड़ा है, आज मूड ठीक नहीं है मेरा, निकल यहाँ से। राइस्टार ने पहली बार मुंह खोला। आवाज धीमी थी लेकिन भारी। आज ही ठीक करना था। इतना कहते ही वह आगे बढ़ा और फिर एक ही वार में रेड क्रिमिनल को मार दिया। रेड क्रिमिनल का नाम अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गया। राइस्टार चुपचाप अपनी माँ के पास लौट आया। अब भागना खत्म हो चुका था, अब सच के साथ जिंदगी शुरू हुई थी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। सुबह का समय था। राइस्टार नींद से उठा, रोज की तरह नहा धोकर साफ कपड़े पहने और घर से बाहर निकल आया। उसी वक्त सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार में बैठा था उसका दोस्त व्हाइट 444। नई कार देखकर राइस्टार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। व्हाइट 444 बोला, चल भाई स्कूल चलते हैं। दोनों स्कूल पहुंचे। क्लास के बाद राइस्टार बाहर निकला तो उसका दोस्त ज्ञान उसके पास आया। ज्ञान ने राइस्टार को एक तरफ बुलाया और धीरे से बोला, राइस्टार ये व्हाइट 444 भरोसे लायक नहीं लगता, एक दिन ये तुझे धोखा देगा। राइस्टार हंस पड़ा। उसने कहा, तू बेवजह सोचता है, वो अमीर है, उसके पास सब कुछ है, मेरा दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। दिन बीतते गए। व्हाइट 444 रोज अपनी कार से राइस्टार को स्कूल लेने और छोड़ने आता। ज्ञान की बात कभी कभी राइस्टार के दिमाग में गूंजती, लेकिन वो हर बार उसे नजरअंदाज कर देता। एक दिन व्हाइट 444 के दोस्तों ने उससे पूछा, तू रोज राइस्टार के साथ ही क्यों घूमता है? व्हाइट 444 हल्के से मुस्कुराया और बोला, उसकी बहन रिया वही वजह है। कुछ दिनों बाद राइस्टार अपनी बहन रिया के साथ बाहर घूमने निकला। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से व्हाइट 444 आ गया। उसने राइस्टार को एक चीज दी और बोला, खा ले, मजा आ जाएगा। राइस्टार ने बिना सोचे वो चीज खा ली। अगले ही पल उसके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। व्हाइट 444 ने मौका देखा और रिया को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद राइस्टार को होश आया। उसने चारों तरफ देखा, रिया वहाँ नहीं थी। राइस्टार पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रिया रिया कहाँ हो तुम? वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने साफ कहा, RS 10,000 दोगे तभी कुछ करेंगे। राइस्टार के पास पैसे नहीं थे। पुलिस ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हारा हुआ राइस्टार भागता हुआ ज्ञान के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, भाई व्हाइट 444 मेरी बहन को ले गया। ज्ञान ने गहरी सांस ली और बोला, कहा था ना मैंने, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ज्ञान दौड़ता हुआ आया और बोला, राइस्टार रिया उसी पीक वाली जगह पर है। राइस्टार ने कुछ नहीं सोचा, सीधा वहाँ पहुँच गया। वहाँ व्हाइट 444 खड़ा हंस रहा था। राइस्टार की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसने बंदूक उठाई और कहा, अब तेरा खेल खत्म। एक गोली चली। व्हाइट 444 वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, राइस्टार ने अपनी बहन को तो बचा लिया, लेकिन आप सब ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शाम ढलते ही गांव में अजीब सन्नाटा फैल जाता था। जैसे ही घड़ी 7:12 बजती, लोग अपनी गाड़ियां घर के अंदर छिपा लेते थे। वजह थी एक खौफनाक आत्मा कालवीर। रात में वह सड़कों पर घूमता और जिस घर के बाहर गाड़ी देखता, भारी आवाज में पूछता, इस गाड़ी का मालिक कौन है? जो डर कर भाग जाता वह बच जाता, लेकिन जो गुस्सा दिखाता, कालवीर उसी की गाड़ी से उसे कुचल देता। सुबह गांव में सिर्फ लाशें और टूटी हुई गाड़ियां मिलती। इसी गांव के बाहर रहता था राइस्टार, एक ईमानदार लड़का जिसका सुपर कार शोरूम था। डर की वजह से कोई उससे गाड़ी नहीं खरीदता था। सच्चाई जानकर राइस्टार ने उस आत्मा से मिलने का फैसला किया। उस रात राइस्टार अपनी कार लेकर सड़क पर आया। कालवीर ने गुस्से में उसे रोका, लेकिन राइस्टार ने वजह पूछी। कालवीर बोला, कभी मेरा भी ऐसा ही शोरूम था, एक चोर ने मुझे मेरी ही गाड़ी से मार डाला। राइस्टार ने मदद का वादा किया और गांव की सारी गाड़ियां इकट्ठी कर दी। गाड़ियां देखकर कालवीर खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने सारी गाड़ियां तोड़ दी और गांव में मौत का तांडव मचा दिया। सुबह गांव पूरी तरह खामोश था और राइस्टार भी कभी वापस नहीं लौटा। बरमूडा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में अपने आप एक ही चेहरा उभर आता था, राइस्टार। भारतीय सेना का ऐसा कमांडो जिसकी मौजूदगी भर से दुश्मनों के हाथ कांप जाते थे। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी में सब कुछ देख लिया हो। लेकिन इस खतरनाक योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी कोई दुश्मन नहीं था। उसकी कमजोरी था उसका 5 साल का बेटा चिंटू। चिंटू के लिए राइस्टार सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वही उसकी दुनिया था, वही माँ भी था और वही बाप भी। एक शाम की बात थी। चिंटू घर के बाहर गली में बच्चों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था और राइस्टार घर के अंदर से खिड़की के पास खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था जो उसे जंग के मैदान में भी कभी नहीं मिला। तभी अचानक गली में एक काली गाड़ी आकर तेजी से रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला, कुछ लोग नीचे उतरे और पलक झपकते ही उन्होंने चिंटू को उठा लिया। चिंटू की चीख गली में गूंजी। राइस्टार सब समझ पाता उससे पहले ही वह बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक वह सड़क तक पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी। सड़क खाली थी, बस धूल उड़ रही थी। उसी पल राइस्टार का फोन बजा। दूसरी तरफ से ठंडी लेकिन डरावनी आवाज आई, अगर
अपने बेटे को जिंदा देखना है तो बरमूडा छोड़ दो। फोन कट गया। राइस्टार समझ चुका था ये काम किसी छोटे मोटे गुंडे का नहीं हो सकता। इसके पीछे था बरमूडा का सबसे खतरनाक नाम, ब्लैक डेंजर। वह आदमी जिसके इलाके में पुलिस भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचती थी। राइस्टार ने किसी से मदद नहीं मांगी, न सेना से न पुलिस से। उसने चुपचाप अपने हथियार उठाए और अकेला निकल पड़ा उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ जहाँ से मौत की बू आती थी। फैक्ट्री के बाहर सन्नाटा था, लेकिन राइस्टार जानता था अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है। उसने दरवाजा लात मारकर तोड़ा और बिना रुके अंदर घुस गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक एक करके दुश्मन गिरते चले गए। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। अंदर एक कोने में चिंटू डरा हुआ बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसी वक्त सामने आया व्हाइट 444। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर भयानक टक्कर, और कुछ ही पलों में व्हाइट 444 जमीन पर पड़ा था, हारा हुआ। राइस्टार बिना कुछ सोचे दौड़ा। उसने चिंटू को उठाया, उसे कसकर सीने से लगाया। उस पल राइस्टार फिर से कमांडो नहीं था, वह बस एक पिता था। राइस्टार अपने घर में आराम से सो रहा था। रात बिल्कुल शांत थी। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। एक परी एक भयानक दानव से बचती हुई सीधे राइस्टार के घर की खिड़की से अंदर आ गई। वह हाँफ रही थी, डरी हुई थी। उसकी नजर राइस्टार पर पड़ी जो गहरी नींद में सो रहा था। परी बिना वक्त गंवाए उसके पास आई और जल्दी जल्दी अपनी सारी दिव्य शक्तियां राइस्टार के भीतर डाल दी। उसी वक्त वह राक्षस भी वहां पहुंच गया। वह राइस्टार के घर के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। परी को समझ आ गया कि अब उसे जाना होगा। वह उड़कर वहां से गायब हो गई। सुबह हुई। राइस्टार नींद से उठा। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। उसकी माँ ने रोज की तरह उसे स्कूल जाने के लिए कहा और राइस्टार स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बालवीर, बालवीर। असल में उसी समय भाई 444